वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड होगा। आपको बता दूं, आज बीए सेकंड सेमेस्टर के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों पेपर में आने वाले जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से है पेपर 1 पेपर 2 किसी पैटर्न पर आपकी परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव या लिखित, दोनों तरीके के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर ज़्यादा बेटर रहेगा, लिखित वालों के लिए मैं जल्दी दे दूंगा। इसके पहले एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा दूसरा चैनल है बीए करेकर यूट्यूब चैनल, तो आप सभी लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी तमाम सारी वीडियोज़, तो आप प्लेलिस्ट की वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ओके, तो शिक्षा शास्त्र की अगर बात की जाए बीए सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको क्या पढ़ना होता है? तो आपको पढ़ना होता है भारतीय शिक्षा व्यवस्था के में जो विकास हो रहा है और जो चुनौतियां आ रही हैं उनके बारे में, यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास और चुनौतियां। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्या भाई? अंग्रेजी में बोलेंगे डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, उन्हीं पर हम फोकस करेंगे। शिक्षा शास्त्र से बनने वाले बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा होने वाली है। आपका पेपर 1 पेपर 2 या केवल एक ही पेपर में अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो दोनों पेपर को समाहित करने का प्रयास इसी में किया गया है। ठीक है, चले, एक आध दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि पेपर 1 और पेपर 2 टाइप की परीक्षा करवाते हैं, बाकी अधिकतर विश्वविद्यालय जो है वो एक ही पेपर करवाते हैं। तो आपका कैसा भी होगा, ये लेक्चर सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा जो थी उसका संबंध था महाभारत काल से, कुरान से या वेदों से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप सभी लोग जान रहे हैं, वैदिक कालीन शिक्षा का जो संबंध था वो वेदों से था। किससे था भैया? वेदों का से था। वेद शब्द की अगर बात की जाए तो वेद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो विद धातु से हुई है। विद संस्कृत का एक धातु है, उसी धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। और वेद का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, मतलब वेद शब्द का जो अभिप्राय होता है या शाब्दिक जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं, एक जो है वेदों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो प्रथम वेद और जिसको पुराण वेद कहते हैं, एक द्वितीय वेद होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये रहे वेद के बारे में। 4 वेद होते हैं, आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों को पृथक पृथक वेदों के रूप में स्वीकार किया गया है। आपको बता दूं, ऋग्वेद को आदि वेद भी माना गया है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, और इस वेद को न सिर्फ हिंदुओं का बल्कि समस्त भारतीय यूरोपियन भाषाओं का तथा मानवता का प्रथम साहित्य होने का भी गौरव प्राप्त है। पूरे के पूरे संसार का सबसे पहला साहित्य, सबसे पहला ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद ही है। ओके, तो इसीलिए ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दूं, प्राथमिक शिक्षा का आरंभ वेद मित्र ने खास करके 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार से माना है, और यह संस्कार समस्त जातियों में अनिवार्य रूप से माना जाता है। और इस प्रकार की अवधि 6 वर्ष मानी गई है कि बच्चों को शिक्षा पढ़ाई जाए। तो आपको बता दूं, वेद शब्द यहाँ पर इसलिए पूछा गया क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में हमको पढ़ना है, और वैदिक कालीन शिक्षा का जो संबंध था वो वेदों से था। इसीलिए मैंने थोड़ा सा वेदों के बारे में और उससे रिलेटेड शिक्षा से संबंधित तथ्यों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रव्रजा संस्कार, समावर्तन संस्कार, उपनयन संस्कार या फिर संपदा संस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था वो उपनयन संस्कार था। उपनयन माने होता है यज्ञोपवीत संस्कार। ठीक है, विद्या आरंभ के पहले आपको बता दूं, जो व्यक्ति एक प्रकार से जनेऊ धारण करता था या जिसका उपनयन होता था, वही विद्या या वेद पढ़ने का अधिकारी हुआ करता था। और इसीलिए आपको बता दूं कि शूद्रों को वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था, इसलिए चूंकि वो लोग उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कारण, उसमें एक कारण ये भी था।
तो उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार जिसको कहते हैं उसी को बोला जाता है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है ये व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य रूप से एक प्रकार से मतलब साफ सफाई या फिर जो यज्ञोपवीत धारण करता है वो साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखता है। और यज्ञोपवीत जो होता है अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा वा अभ्यंतरा शुचि। तो ये एक प्रकार से यज्ञोपवीत जो होता है उपनयन संस्कार जो होता है बड़ा पवित्र संस्कार माना गया है। और इसी संस्कार के हो जाने के बाद में व्यक्ति जो है वो शिक्षा लेने का अधिकारी या वेद पढ़ने का अधिकारी हुआ करता था। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है। उपनयन संस्कार का सीधा सा अर्थ क्या होता है, विद्यार्थी को जनेऊ धारण करवाना या विद्यार्थी को घर ले जाना या विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना। तो उपनयन संस्कार का जो अर्थ होता है वो विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना तो होता ही है, लेकिन इस संस्कार में जनेऊ भी धारण करवाया जाता है। एक काम जनेऊ धारण करने का भी होता है। तो उपनयन संस्कार का जो अर्थ होगा ए या बी में से दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बी ज़्यादा सुटेबल होगा। इसलिए सुटेबल होगा चूँकि उपनयन संस्कार का एक भाग है जनेऊ धारण करना, ठीक है, जबकि विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना मतलब इसमें सारी की सारी क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका बी होगा, विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना उपनयन संस्कार का एकदम करेक्ट अर्थ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी, बताइए कितने वर्ष के मध्य में। तो 8 साल से लेकर के 12 वर्ष के मध्य की जो आयु है ये उपनयन संस्कार की आयु स्वीकार की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि वेदों को श्रुति इसलिए कहा जाता है, श्रुति माने होता है सुन करके, इसीलिए चूंकि वेद मंत्र जो है सुन करके सीखे गए हैं। वेद कहीं पर लिखे नहीं गए थे, शुरुआत में वेदों को सिखाया गया है सुन सुन करके। जैसे कि आप देखते हैं 3 वेद के ज्ञाता त्रिवेदी, 2 वेद के ज्ञाता द्विवेदी, ठीक है, 4 वेद की ज्ञाता चतुर्वेदी। इसी प्रकार से और भी लोगों का उदय हुआ जिन्होंने वेदों को ग्रहण किया, वेदों को याद कर लिया। तो ऋषि परंपरा, शिष्य ऋषि जो है अपने मतलब जो गुरु थे उस शिष्य को वेदों को सुनाते थे और सुन करके वो याद करते थे, वो अपने शिष्यों को, वो अपने शिष्यों से। इस प्रकार से ये एक श्रुति के माध्यम से चली आई परंपरा रही वेदों की, और बाद में आकर के इसका लेखन होता है। इसीलिए वेद जो है वो श्रुति कहलाते हैं, इसलिए वेदों को श्रुति कहते हैं। चूँकि ये तो वेद, देखिए वेद अपौरुषेय है, चूँकि इसका जो लेखन है वो किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, जबकि इसका लेखन प्रभु ने किया है, भगवान ने किया है, ऐसा माना जाता है। तो वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, वेदों को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि वेद मंत्र सुन करके सीखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म हुआ वैदिक काल में, मध्यकाल में या आधुनिक काल में। तो ब्राह्मणीय शिक्षा का जो जन्म हुआ है वो वैदिक काल से ही हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। नालंदा, जगदला, विक्रमशिला, तक्षशिला। तो वैदिक कालीन शिक्षा की अगर बात की जाए तो इसका प्रमुख केंद्र जो था वो तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र शुरू होता है श्रावण मास की पूर्णिमा से या पौष मास की अष्टमी से या पौष मास की नवमी से। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो वैदिक कालीन जो समय बात की जाए शिक्षा की, तो वैदिक कालीन जो शिक्षा है वो श्रावण महीने की पूर्णिमा को उपाकर्म श्रावणी समारोह से आरंभ होता था और पौष महीने की पूर्णिमा को उत्सर्जन यानी समारोह के साथ समाप्त होता था। तो आपको यहाँ पर 2 प्रश्न तैयार हो गए आपके। पूछा गया वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र शुरू होता था, तो कब शुरू होता था भैया। वैदिक कालीन जो एक प्रकार से शिक्षा है वो कब शुरू होती थी, वो कब शुरू होती थी बाबू, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वो शुरू होती थी कब, सत्र कब शुरू होता था, श्रावण मास की पूर्णिमा को सत्र शुरू होता था। और श्रावण मास की पूर्णिमा को जब सत्र शुरू होता था तो इस क्रिया को उपाकर्म कहते थे, ठीक है, श्रावणी समारोह भी कहते थे इसी को। और जब शिक्षा समाप्त होती थी तो उसको कहते थे, वो कौन से, पौष महीना का जो पूष महीना कहते हैं अवधि में, तो पौष महीना जो है हिंदी का, उसकी जो पूर्णिमा तिथि आती थी तो उसको उत्सर्जन समारोह कहा जाता था। तो पौष मास की जो पूर्णिमा है उसको एक प्रकार से
ठीक है, समापन होता था शिक्षा सत्र का और शुरुआत श्रावण मास की पूर्णिमा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रावणी समारोह या उपक्रम, और उत्सर्जन मतलब शिक्षा का अंत। ओके, तो इस प्रकार से चीज़ें चल रही थी। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वैदिक कालीन या वैदिक काल में विभिन्न विषयों पर या विभिन्न विषयों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता था। सत्य की कसौटी पर, नीति शास्त्र की कसौटी पर या तर्क शास्त्र की कसौटी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तर्क शास्त्र की कसौटी पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते थे। तो वैदिक काल में जो छात्र 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते थे उनको आदित्य बोला जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जिन गुरुकुलों में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं नीति शास्त्र की विशेष शिक्षा दी जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था। परिषद गुरुकुल, टोल गुरुकुल या चतुष्पथी गुरुकुल या फिर घटिका गुरुकुल। तो इस प्रकार के गुरुकुल जहाँ पर भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र इन सभी की शिक्षा दी जाती थी उसको घटिका गुरुकुल कहा जाता था। आपको बता दूं इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जहाँ पर गुरुकुल के कई प्रकार थे, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शिक्षा दी जाती थी, आपको पता भी होगा। ठीक है, जैसे जो ये है परिषद गुरुकुल, टोल गुरुकुल, चतुष्पदी गुरुकुल, इसी प्रकार से और भी चीज़ें थी गुरुकुल की कैटेगराइजेशन की अगर बात की जाए तो कई गुरुकुल हुआ करते थे वैदिक काल में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और समावर्तन संस्कार जो है, इस संस्कार के द्वारा बच्चे का विद्या समाप्त होती थी, मतलब ठीक है। और शिक्षा की संस्थाएं जो थी वैदिक काल में अनेक केंद्रों पर शिक्षा देती थी, उसी को खास करके कहा जाता है गुरुकुल के प्रकार। तो सबसे पहली बात जैसे कि टोल है, टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी और एक टोल में एक ही शिक्षक की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरा होता था चरण। चरण की अगर बात की जाए तो चरण में क्या होता था, वैदिक विद्यापीठ हुआ करते थे चरण, और इसमें वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, वेदांगों की शिक्षा दी जाती थी। घटिका की अगर बात की जाए तो घटिका में धर्म और दर्शन की शिक्षा देती थी और एक घटिका में एक से अधिक शिक्षक रहते थे। ठीक है, और इसके अलावा परिषद की अगर बात की जाए तो परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी और एक परिषद में 10 शिक्षक होते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। गुरुकुल इसी प्रकार से था, वेदों, साहित्य, धर्मशास्त्र सभी की शिक्षा एक गुरुकुल में दी जाती थी और एक ही शिक्षक हुआ करता था। इसी प्रकार से विद्यापीठ, विद्या मतलब विशिष्ट विद्यालय, मंदिर विद्यालय, ब्राह्मणीय विद्यालय, विश्वविद्यालय, तो ये सब एक प्रकार से आते गए। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, वैदिक काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, विद्यालयों में, गुरुकुल में या फिर उपरोक्त सभी में। तो वैदिक काल में जो उच्च शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल में दी जाती थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नवोदय शिक्षण विधि को सिखाया गया। नवोदय शिक्षण विधि को जो सिखाया गया है वो वेदांतीय शिक्षा ने सिखाया है नवोदय शिक्षण विधि को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, समावर्तन का क्या अर्थ है। समावर्तन का मतलब होता है गृह वापसी। ठीक है, मतलब गुरु के घर से या गुरुकुल से घर को वापस होना एक संस्कार के रूप में देखा जाता है हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, और उस संस्कार को समावर्तन संस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो समावर्तन का अर्थ जो होता है वो होता है गृह वापसी। ठीक है, तो विद्यारंभ संस्कार जब समाप्त होता है, विद्या अध्ययन पूरा का पूरा, बच्चा उत्तीर्ण हो जाता है, तो जब अपने घर आता है तो वो किस संस्कार के द्वारा आता है, वो गृह वापसी, यानी जिसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि इसी प्रकार से और भी जो वीडियोज़ है आपको लगातार मिलती रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। प्रश्न है, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर ले फिर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है इनमें से। लखनऊ विश्वविद्यालय एक स्टेट विश्वविद्यालय है, गोरखपुर विश्वविद्यालय भी स्टेट विश्वविद्यालय है, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको बता दूं कि जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, JNU हो गया, और इसके अलावा आप देखते हैं AMU हो गया, ये सब जो है, ठीक है, जामिया इस्लामिया हो गया, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है।
जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, ये सब विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, ये सब विश्वविद्यालय जो हैं ये सब कैसे विश्वविद्यालय हैं, ये सब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, इलाहाबाद में एक प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय भी है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। जब एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है तो वो AMU है, लेकिन वहीं बगल में ही आप देखते हैं महाराजा जो है राजेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अंतर विषयक आयाम को महत्व दिया है मुदालियर आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने, कोठारी आयोग ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो अंतर विषयक आयाम को जो महत्व दिया है वो कोठारी आयोग ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, पिछली बार पूछा गया था। अगला प्रश्न, ये जितने प्रश्न मैं दे रहा हूँ ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एकदम से रट लेंगे। प्रश्न क्या है, 1982 ईस्वी में भारत में विद्यमान कॉलेजों की संख्या कितनी थी? तो 1982 में भारत में विद्यमान कॉलेजों की जो संख्या थी वो 68 के आसपास थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1982 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपसे UGC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, पिछली बार पूछा गया था। तो UGC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अर्थात हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसकी स्थापना कब की गई भाई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सन 2005 तक भारत में कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी? 2005 तक की अगर बात की जाए तो भारत में 342 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र है छात्रों के प्रवेश में, शिक्षकों की नियुक्ति में या परीक्षा कराने में। तो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का जो क्षेत्र है वो ये सभी है, शिक्षकों की नियुक्ति में भी, छात्रों के प्रवेश में भी और परीक्षा कराने में भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य है, बताएं। विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना, नवीन कॉलेजों की स्थापना करना या नवीन कॉलेजों को मान्यता देना। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्या कार्य है भैया? विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। UGC का यही काम होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत में खुलने वाले प्रथम विश्वविद्यालय में कौन नहीं था? तो प्रथम विश्वविद्यालय में कौन नहीं था भैया? देखें, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये प्रथम विश्वविद्यालय में शामिल है, जबकि लाहौर विश्वविद्यालय ये भारत में खुलने वाले प्रथम विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका ये लगा देंगे। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ये तीनों थे, लाहौर नहीं था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मानित विश्वविद्यालय नहीं है? देखिए, मानित विश्वविद्यालय इनमें से कौन नहीं है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो देखिए, काशी विश्वविद्यालय, वनस्थली विश्वविद्यालय या दयाल बाग प्रशिक्षण संस्थान है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मानित विश्वविद्यालय जो है वो काशी विश्वविद्यालय नहीं है, बाकी जो है दयाल बाग प्रशिक्षण संस्थान और वनस्थली विद्यापीठ ये सब मानित विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। तो ये सब मानित विश्वविद्यालय मतलब मान लिए गए हैं, जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ऑलरेडी पहले से केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 3 विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले हैं? तो प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कि लाहौर, कोलकाता और चेन्नई, लाहौर नहीं, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जो है ये 3 विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले भाई? तो ये वुड डिस्पैच, वुड जो थे उनका घोषणा पत्र आया था, उसी घोषणा पत्र में इन विश्वविद्यालयों को खोले जाने की बात थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है यानी ओपन यूनिवर्सिटी? तो इनमें से ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी भाई? देखें, राजस्थान विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया या नालंदा। तो इस समय बात की नालंदा विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है, खुला विश्वविद्यालय है इनमें से। अगला प्रश्न, अच्छा, इंदिरा गांधी भी खुला विश्वविद्यालय है, इग्नू जिसको कहते हैं आप। इंदिरा गांधी खुला मतलब इग्नू मतलब एक प्रकार से क्या होता है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो होती वही। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार कई विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा गया था। 1988 में जो है इसकी स्थापना होती है, 1985 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई भैया? मुंबई विश्वविद्यालय की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आएगा।
अगला प्रश्न है साहू जी महाराज यानी कि जो छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना जो है कब हुई थी? इस विश्वविद्यालय में मैं गया हूँ काशी, मतलब ये जो कानपुर में पड़ता है CSGMU, ठीक है। जब आप रावतपुर से जाएंगे कल्याणपुर, अब तो वो बन गई है, क्या बोलते हैं, मेट्रो बन गई है। तो आप कानपुर जब झकरकट्टी बस अड्डा पे या फिर आप रेलवे स्टेशन पर कैंट पर उतरेंगे तो वहाँ से आप जाएंगे, रावतपुर से आगे पड़ेगा आपका कल्याणपुर जो है के आसपास पड़ता है आपका विश्वविद्यालय, ये कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, बढ़िया बना है। तो साहू जी जो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है स्टेट यूनिवर्सिटी ही है, तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, उच्च शिक्षा को कहते हैं, उच्च शिक्षा को क्या कहते हैं? विश्वविद्यालयी शिक्षा कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियोस आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग भाई। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है, बताएं। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है अनुपयोगी पाठ्यक्रम, उद्देश्य विहीनता, अनुशासनहीनता की समस्या। ये तीनों समस्याएं माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी अर्थात ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से मुदालियर आयोग 1952 से 53 में जो आया था उसका शिक्षा में क्या योगदान है? अनुपयोगी पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा, उद्देश्य विहीन और व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, ये तीनों उद्देश्य खास करके ये मुदालियर आयोग के उद्देश्य थे या फिर योगदान दिया मुदालियर आयोग ने किसमें? अनुपयोगी पाठ्यक्रम को सुधारने में, माध्यमिक शिक्षा को उद्देश्य विहीनता से खत्म करने के लिए और व्यावसायिक कुशलता का विकास करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी कार्यों के लिए योगदान के लिए जाना जाता है मुदालियर आयोग को। अगला प्रश्न है आयोग ने शिक्षकों हेतु सुझाव दिए, किस आयोग ने? मुदालियर आयोग ने। तो मुदालियर आयोग ने शिक्षकों हेतु सुझाव दिए, क्या सुझाव दिया? कि शिक्षक निर्देशिका का, निर्देशन व परामर्श प्रशिक्षण का, या शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण का, या इनमें से कोई नहीं? शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है भाई? आप देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। आयोग ने, हाँ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की अगर बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। माध्यमिक शिक्षा पर जो आयोग है इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है और माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। कब आया था? 1952-53 में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई है वो 1955 में हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नवोदय विद्यालय संबंध है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, या राजस्थान बोर्ड से? नवोदय विद्यालय जो संबंधित है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश है, बताएं। माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या है? तो प्रमुख सिफारिश है प्रत्येक शिक्षक के लिए त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए, बिल्कुल ठीक है। 10 वर्ष की शिक्षा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स चलाया जाए, ये सिफारिश करी थी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त सभी सिफारिशें जो है वो मुदालियर आयोग की ही है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की ही है। अगला प्रश्न, मुदालियर आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, या उच्च शिक्षा से? तो मुदालियर आयोग की जो संस्तुतियाँ थी वो माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड थी, इसीलिए तो इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, ठीक है। और चूंकि अध्यक्ष थे मुदालियर जी, यानी कि कौन मुदालियर? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन किया गया। तो ताराचंद समिति का गठन कब किया गया भाई? तो 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन किया गया था 1948 में। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन से माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, बताएं। माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं इनमें से भाई?
तो छात्रों को उच्च शिक्षा के योग्य बनाना, ये एक प्रकार से उद्देश्य इसका देखिए छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल ठीक है। छात्रों को उच्च शिक्षा के योग्य बनाना, छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी यही नहीं था, बाकी ये भी था और ये भी था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुदालियर आयोग 1952-1953 का शिक्षा में योगदान क्या था? तो इसमें शिक्षा में योगदान था बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करना, पाठ्यक्रम का विविधीकरण तथा व्यवसायीकरण करना और इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी काम था। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे सभी दोस्त। प्रश्न अगला क्या आ चुका है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न क्या है भाई, अखिल भारतीय फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया, बताएं कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था गठन अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना आई थी, इसका लक्ष्य था कि अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना चलाई गई। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, तो प्राथमिक शिक्षा जो प्रारंभ होती है वो बाल्य अवस्था से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हस्तकार्य के द्वारा शिक्षा देने के समर्थक कौन थे? इनमें से चार ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, विनोबा भावे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हस्तकार्य के द्वारा शिक्षा देने के समर्थक थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिलाया था? तो समिति थी हार्टांग समिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ भैया? बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बेसिक शिक्षा जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ भाई? बेसिक शिक्षा अधिनियम जो लागू हुआ है 1972 में लागू हुआ है। कब लागू हुआ भाई? 1972 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और आजीवन शिक्षा जो उपलब्ध है वो अनुच्छेद 45 में कहा गया है। ये अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा है। प्राथमिक शिक्षा की समस्या है भाषा की समस्या, आर्थिक समस्या या प्रशिक्षित अध्यापकों की समस्या। तो प्राथमिक शिक्षा की ये तीनों समस्याएं हैं, भाषा की भी समस्या है, आर्थिक समस्या भी है और प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी भी है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि प्राथमिक शिक्षा की गंभीर समस्या है अपव्यय या अवरोधन। तो प्राथमिक शिक्षा की दोनों समस्याएं हैं, अपव्यय और अवरोधन दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एक तो होता है फेल होना एक का मतलब, और एक का मतलब होता है पढ़ाई को छोड़ ही देना, ठीक है। तो दोनों एक प्रकार से क्या है, गंभीर समस्या प्राथमिक शिक्षा की। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बेसिक शिक्षा प्रणाली को सर्वप्रथम लागू किया गया कहाँ पर? मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया बेसिक शिक्षा प्रणाली को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन थे? तो भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक हैं जेम्स थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है मौलिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर ये सभी अधिकार? तो प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार ये छात्र का मौलिक अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार से वीडियो है ये जो आप लोग देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना चाहिए इसको, ठीक है। तीव्र गति से आप जानने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप
अपनी परीक्षा में अच्छा कुछ कर सके और एक भी प्रश्न आपका छूटे ना। ठीक है, ये कोशिश की गई है पूरी के पूरी वीडियो के माध्यम से। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पवज्जा संस्कार के लिए आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवज्जा संस्कार की अगर बात की जाए तो पवज्जा संस्कार जो है इसका मतलब होता है मठ में प्रवेश करने का जो संस्कार होता है उसको पवज्जा संस्कार कहते हैं। और बौद्धकालीन शिक्षा पवज्जा संस्कार का इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। जिस प्रकार से यज्ञ मतलब उपनयन संस्कार की भूमिका होती है वैदिक काल की शिक्षा में, उसी प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा में पवज्जा संस्कार का मतलब मठ में प्रवेश करने का संस्कार होता है पवज्जा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछता है कि बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध काल में प्रसिद्ध था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो प्रश्न पवज्जा संस्कार के लिए आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 8 वर्ष का बच्चा होना चाहिए, तभी वह एक प्रकार से मठों में प्रवेश करने के योग्य है। ओके, थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लूँ फिर पुनः मैं प्रारंभ करता हूँ कक्षा को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, जो पवज्जा संस्कार है इसके लिए आयु कम से कम 8 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी मंदिरों में, गुरुकुलों में या मठों एवं विहारों में, या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो मठों और विहारों में शिक्षा दी जाती थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्र छात्रों ने सी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया आप लोग उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें फटाफट से। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रधान उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना, जीवन में निर्वाण की प्राप्ति करना, या जीवन में कैवल्य की प्राप्ति करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बता दूं कि जो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था वो था जीवन में निर्वाण की प्राप्ति करना। जो बौद्ध लोग थे या बौद्ध धर्म के लोग वो निर्वाण कहते हैं मोक्ष को ही, हिंदू धर्म में उसी को मोक्ष कहा जाता है। और जीवन में कैवल्य जो कहा जाता है वो एक प्रकार से आप देखिए जैनियों में उसी मोक्ष का, तो कैवल्य निर्वाण मोक्ष इसका लगभग मतलब एक ही होता है तीनों धर्म में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। बौद्ध युग में विद्या अध्ययन किस अवस्था से किस अवस्था तक होता था? तो भाई अगर अध्ययन की अगर बात की जाए बौद्ध युग में विद्या का अध्ययन किस अवस्था से किस अवस्था तक, तो 8 साल में आपको पता होगा पवज्जा संस्कार के लिए बच्चा योग्य होता है। तो 8 से लेकर के 30 वर्ष तक जो आयु मानी जाती है बौद्ध काल में या बौद्ध युग में विद्या अध्ययन का, ये अवस्था उपयुक्त मानी गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बौद्ध मठों में किस संस्कार के बाद शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता था? मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार या प्रवज्जा संस्कार? तो अच्छा, मुंडन संस्कार और उपनयन संस्कार ये संस्कार जो है ये तो सनातन के संस्कार हैं, हिंदुओं के संस्कार हैं। और ख़ास करके उपनयन संस्कार जो होता है वो गुरु के यहाँ भेजा जाता है, किसको? बच्चे को, यानी कि गुरुकुल में। ठीक है, तो हिंदुओं का संस्कार है। जबकि पवज्जा संस्कार जो है ये बौद्ध धर्म के लोग जो है खास करके पवज्जा संस्कार के द्वारा मठों और विहारों में खास करके इसी संस्कार के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। जब तक ये संस्कार नहीं हो जाता तब तक कोई व्यक्ति उसके अधिकारी नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस संस्कार के बाद बौद्धिक भिक्षु के रूप में संघ में प्रवेश मिलता था? तो बौद्धिक भिक्षु के रूप में संघ में प्रवेश मिलता था किस संस्कार के बाद में भैया? तो उस संस्कार का क्या नाम है? उस संस्कार का नाम है उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है बौद्धिक भिक्षु के रूप में संघ में प्रवेश पा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बौद्ध युग में शिक्षण का माध्यम थी? बताएं, संस्कृत, लोक भाषाएं एवं पाली या अपभ्रंश? तो बौद्ध युग में शिक्षण का जो माध्यम थी भाषा वो कौन सी भाषा थी भाई? तो उस भाषा जो भाषा थी वो लोक भाषा में शिक्षा दे रहे थे और पाली भाषा उस समय उठ रही थी। चूँकि संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर आपको पता होगा हिंदी आकर के बनती है। तो खास करके कौन सी भाषा बौद्ध युग में शिक्षण का माध्यम थी? तो चूँकि संस्कृत में वैदिककालीन मतलब वैदिक युग की शिक्षा जो थी संस्कृत में थी। संस्कृत भाषा जटिल है, कठिन है। भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। संस्कृत भाषा मधुर भी है और
ना समझने वाले के लिए कठिन भी है। तो जो लोग इसको नहीं समझ पाते थे, आम सामान्य जो जन सामान्य था, बहुत सारे लोग जो टूटी फूटी शब्दावली में जो लोक भाषाएं थी, तो उन्हीं लोक भाषाओं में बौद्ध लोग शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। और यही कारण है कि जो संस्कृत में शिक्षा थी उसको लोग नहीं समझ पाते थे, और इसीलिए खास करके क्या हुआ कि उसमें जो व्यक्तियों ने बताई कि भाई आपके धर्म में ये बुराई है, लोगों ने उसको मान भी लिया। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि बौद्ध युग में शिक्षण का जो माध्यम थी वो लोक भाषा थी, इसीलिए ये धर्म जो है उस समय आगे बढ़ा उठा। तो लोक भाषा और पाली भाषा, और फिर बाद में आकर के जब पाली अपनी जटिलता को प्राप्त होती है, जिस जटिलता से दूर भागे थे संस्कृत से, फिर वही जटिलता पाली में आ जाती है, तो फिर प्राकृत भाषा का उदय होता है और फिर उसमें जो है शिक्षा वगैरह दी जाने लगती है। अगला प्रश्न, प्राचीनतम विश्वविद्यालय था इनमें से, बताएं प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था भैया? वल्लभी, तक्षशिला या विक्रमशिला? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आ चुका है, प्राथमिक शिक्षा में वर्णमाला के ज्ञान के लिए कौन सी बाल पोथी पढ़ाई जाती थी? बताएं। तो प्राथमिक शिक्षा में वर्णमाला में ज्ञान के हेतु कौन सी बाल पोथी पढ़ाई जाती थी? तो सिद्धिरस्तु पोथी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बौद्ध काल में विद्यार्थी को सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी के माध्यम से कितने अक्षरों का ज्ञान प्रदान कराया जाता था? तो लगभग 49 अक्षरों का ज्ञान उनको प्राप्त करवाया जाता था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय में किन देशों के छात्र अध्ययन करते थे? इंग्लैंड के, चीन के, जावा के या ब्रह्मा, या अमेरिका के या फ्रांस के? तो खास करके नालंदा विश्वविद्यालय में जो थे वो चाइना, जावा और ब्रह्मा माने होता है बर्मा जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, यानी कि म्यांमार वगैरह के जो थे, चाइना के, म्यांमार के, जावा, इंडोनेशिया, यहाँ सबके लोग जो है आकर के पढ़ते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का अर्थ क्या था? ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति या अभिधा का नाश? तो बौद्ध काल में जो शिक्षा का अर्थ था वो क्या था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बौद्ध काल में शिक्षा का अर्थ था निर्वाण की प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति मतलब निर्वाण, उन सब की भाषा में निर्वाण कहते हैं उसी को, ठीक है, निर्वाण प्राप्ति ज़्यादा बेटर लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन से, बौद्ध शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, कपिल, व्यास या अरविंद घोष? तो बौद्ध शिक्षा के जो प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध स्वयं ही थे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, उपसंपदा संस्कार बौद्ध धर्म में कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? बताएं। उपसंपदा संस्कार जो होता था वो बौद्ध धर्म में कितने भिक्षुओं के समकक्ष होता था? फिर उसके बाद में फिर बौद्ध भिक्षु बनने के आप योग्य होते थे, तो ये संस्कार कितने भिक्षुओं के साथ में या कितने भिक्षुओं के समकक्ष होता था? तो कितने भिक्षुओं के समकक्ष होता था भैया? लगभग 10 भिक्षुओं के समकक्ष ये संस्कार होता था। ये बात आप ध्यान रखें, कितने? 10 भिक्षुओं के समक्ष जो है चीज़ें होती थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम थी। मुस्लिम काल में आपको बता दूं कि मुस्लिम व्यवस्था जो है आप देखिएगा बौद्ध काल के बाद में आपको मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ना होता है, और मुस्लिम काल में जो शिक्षा का माध्यम थी अरबी भाषा और संस्कृत भाषा थी, या अरबी और फारसी थी, या संस्कृत और फारसी थी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो मुस्लिम काल की जो शिक्षा की भाषा थी वो अरबी और फारसी थी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्र छात्राओं ने बी लगाया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ने का काम करते हैं भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई जहांगीर के समय में, या अकबर के समय में, या बलबन के समय में? बताएं। तो मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई है वो अकबर के समय में हुई। हालांकि अकबर कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है इतना ज़्यादा प्रगति जो है जितना अकबर के समय में हुई शिक्षा के क्षेत्र में, उतना मुगल काल के और शासकों के समय में नहीं हुई। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मकतब, मकतब का क्या अर्थ होता है? उसने कहा, उसने लिखा या उसने पढ़ा?
मकतब का मतलब होता है उसने लिखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मकतब। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मकतब का अर्थ। ये प्रश्न पूछा भी गया 2022 वाली परीक्षा में। अगला प्रश्न है मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख दोष था लौकिक पक्ष पर बल, हिंदू शिक्षा की उपेक्षा या स्थिरता का अभाव, या फिर ये सभी। तो मुस्लिम शिक्षा का जो प्रमुख दोष था ये सभी दोष यही थे, चूँकि हिंदू शिक्षा की उपेक्षा की गई और इसीलिए ये शिक्षा उतना ज़्यादा प्रबल नहीं हो पाई। लौकिक पक्ष पर बल दिया गया, स्थिरता का अभाव यानी कमी थी, इसीलिए मुस्लिम शिक्षा के दोष माने जाते हैं और इसी कारण से मुस्लिम शिक्षा उतनी प्रभावी नहीं हुई जितनी बौद्ध शिक्षा और सनातन यानी जितनी गुरुकुल शिक्षा हुई उतनी बौद्ध भी नहीं हो पाई है। सबसे अधिक जो प्रभाव डाली है वो गुरुकुल प्रणाली ने डाला, फिर उसके बाद बौद्ध शिक्षा, फिर आती है आप देखते हैं मुस्लिम शिक्षा उतना कम प्रभाव डाल पाती है, फिर इंग्लैंड की शिक्षा आती है और आजकल आप देखते हैं नई शिक्षा नीति आई है भारतीय संदर्भ में। ठीक है, तो इससे पहले 1986 में भी शिक्षा नीति आई थी, फिर बाद में उसमें सुधार होते रहे हैं, लेकिन अब की बार जो सुधार हुआ है नई शिक्षा नीति के माध्यम से वो सुधार बढ़िया सुधार किया गया है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नई शिक्षा नीति से रिलेटेड भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है कि मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्था को दरगाह, मदरसा या मकतब, किसको क्या कहते थे भाई उसको? तो मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्था को जो है मदरसा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सुहरते आम की स्थापना किसने की थी? तो सुहरते आम की स्थापना जो करी थी वो बाबर ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाजिल है साहित्य की उपाधि, धर्मशास्त्र की उपाधि, तर्क एवं दर्शन की उपाधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फाजिल जो है वो तर्क और दर्शन की उपाधि है एक प्रकार की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में उस्ताद के नाम से जाना जाता है फकीर को, शिक्षक को, धर्म प्रचारक को? तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में उस्ताद जो कहा जाता है वो शिक्षक को उस्ताद यानी टीचर को उस्ताद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बिस्मिल्लाह है ईश्वर का नाम, शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म या एक शिक्षा प्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिस्मिल्लाह क्या है भाई? बिस्मिल्लाह शिक्षा प्रारंभ करने की जो रस्म होती है उसको बिस्मिल्लाह कहते हैं। बौद्धों में उसी को पवज्जा कहते हैं और सनातन धर्म में, हिंदुओं में उसी को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? उपनयन। ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, सबकी अलग अलग विधि होती है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, नसीरिया की स्थापना की थी किसने करी थी भाई? नसीरिया की स्थापना किसने करी थी? बलबन ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मुस्लिम शिक्षा का या के गुण थे या फिर गुण था? बताएं। तो मुस्लिम शिक्षा का जो गुण था या थे, खास करके निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय भी किया गया और ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ये सभी गुण थे खास करके मुस्लिम शिक्षा के, और गुण के अलावा और दोष भी थे इसमें। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, गुलिस्तां तथा बोस्ता नामक शेख सादी की कृतियाँ पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य था बालक का डैश विकास करना, नैतिकता का विकास करना, सामाजिकता का विकास करना बालक के, या आध्यात्मिक विकास करना? तो गुलिस्ता और बोस्ता नामक शेख सादी की कृतियाँ पाठ्यक्रम में रखने का जो उद्देश्य था, उससे उद्देश्य था कि बालक के नैतिकता का विकास हो या बालक का नैतिक विकास हो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, हाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भारत ज्योतिष ऐसा है, मतलब भारतीय ज्योतिष ऐसा है जिस पर स्कूलों की अंग्रेज जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, जो बालिकाएं हैं, जो अंग्रेजों की लड़कियां हैं वो हंस पड़ेंगी, किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति है वो है मैकाले। और मैकाले की बात की है तो शिक्षा व्यवस्था को एकदम से बर्बाद करके रख दिया था मैकाले ने। और वही मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के पढ़े हुए कुछ लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं और ख़ास करके लगातार एक प्रकार से अपने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को या भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को लगातार एक प्रकार से क्रिटिसिज्म उसकी करते हैं, आलोचना करते हैं। तो वामपंथी सोच जो है वो कहीं ना कहीं पे किसकी थी? ये इसी की थी, लॉर्ड मैकाले की। लॉर्ड मैकाले वो व्यक्ति है
जिसने कहा था कि भाई जो भारतीय लोग हैं ये कुछ मतलब ये अनपढ़ है, कुछ जानते नहीं, एकदम से पागल है, इसीलिए हम यहाँ पर रहते हैं और इनको सिखाते हैं, इनको बताते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। और आपको बता दो विडंबना तो इस बात पे आकर के होती है कि जो भारतीय शिक्षा में, जो आपको बता दूं कि जो पासिंग मार्क होता था 33%, वो मैकाले के द्वारा ही बताया गया था। ये सोचो आप कि भाई शिक्षा व्यवस्था में इतना परिवर्तन नहीं कर पाए ये लोग, जो हुए शिक्षा मंत्री हुए बाद में आकर के, उन लोगों ने इस प्रकार से व्यवस्थाएं नहीं कर पाई, सरकार इतनी समय तक रही कि शिक्षा को सुधारा जाए। शिक्षा में सुधार आकर के आप देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हुआ है, लेकिन फिर भी शिक्षा जैसी मिलनी चाहिए वो शिक्षा मिली नहीं। और शिक्षा बस वही मैकाले की शिक्षा नीति अभी तक चलती आ रही थी। अब जा कर के 2023 मतलब 2020 में जो जा कर के शिक्षा नीति आई उसमें कुछ चेंजमेंट हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें उसमें पाश्चात्यकरण शिक्षा में आपको मिलेगा। अभी भी जो सेमेस्टर प्रक्रिया है जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ चीज़ें अभी भी मिलेंगी। हालांकि अब धीरे धीरे उन सभी पर काम चल रहा है और वो सभी चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण क्या था? प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण यही था 1813 का जो घोषणा पत्र था वही। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम शिक्षा में निस्संदन किया? मैकाले ने, हंटर ने या वुड ने? तो मैकाले ने सोचा था कि भाई शिक्षा में अगर हम अपना जो है एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन करेंगे, शिक्षा पर अगर अपना एक अधिकार कर लेंगे तो फिर भारत को कब्जाने में या भारत पर अधिकतम समय तक शासन करने में हमको कोई रोक नहीं सकता, और वो अपने उसमें कामयाब भी हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही मैकाले है जो कहा करता था कि शिक्षा जो है अगर भारतीय मतलब यूरोप में आप चले जाओ, यूरोप की किसी लाइब्रेरी से, किसी देश के किसी लाइब्रेरी से कोई भी पुस्तक उठा लो और इंडिया के और पूरे अफ्रीका के देशों के जितने ज्ञान है उनको बराबर रख दो तो भी उसके बराबर नहीं होगा। मैं मैकाले को कहता हूँ कि आज आ जाए इंडिया में और मात्र मैं बता दूं तुलसीदास जी की रामचरितमानस अकेले रख दो तो सारा ज्ञान तुम्हारा कम पड़ जाएगा। किस भूल में हो? वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, आरण्यक, तमाम प्रकार की स्मृतियाँ, तमाम प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे इतने पड़े हैं कि जिनको अगर एक एक ग्रंथों को अगर रख दें तो यूरोप पूरा रिसर्च ही करता रह जाएगा और उसको सदियों बीत जाएगी रिसर्च करते करते। जो हम लोगों ने रिसर्च करके छोड़ दिया, विज्ञान आज उन पर रिसर्च कर रहा है और वो चीज़ें बता रहा है। ठीक है, आप सोचो, हम लोग पहले ही कहते थे सूर्य चलता है, सूर्य चलायमान है, सूर्य भी परिक्रमा करता है, लेकिन लोग मानते ही नहीं थे। आज सिद्ध हुआ कि सूर्य भी चक्कर लगाता है, ठीक है, पर पृथ्वी भी चक्कर लगाती, चंद्रमा भी चक्कर लगाता है। तो ये सब पहले ही 27 नक्षत्रों के बारे में, 12 राशियों के बारे में, सभी के बारे में ऑलरेडी पहले से ही जो है ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। और इन लोगों को बस क्या है कि भाई दूसरे का दूसरे का अच्छा लगेगा और अपना बेकार लगेगा। मतलब यही आजकल जो हमारे जो शहरों के बच्चे हैं उनको बस यही कहते कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, पीठ पर इतना ज़्यादा झोला लाल लगे कि उनकी जो है एकदम से जो उनका जो ब्रेन की नसें हैं वो सब एकदम से टूट जाएंगी, उनका एक प्रकार से कुबड़ निकलेगा, वो झुक करके चलना प्रारंभ कर देंगे। पूरी की पूरी जनरेशन ही एकदम से ख़त्म होती हुई चली जा रही है। और मुझे एक प्रकार से मेरे राय में चाहिए कि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, जितने भी विदेशी स्कूल हैं, उन स्कूलों की जांच हो, उनमें जो किताबें चल रही हैं उन किताबों की भी जांच होनी चाहिए और किताबों को एकदम से अपने हिसाब से रखना चाहिए। स्कूल ये ना तय करे कि भाई किताबें उसको क्या पढ़ानी है, ये एक संस्था तय करे जो कि भारतीय लोग उसमें निर्धारित हो, भारतीय संस्था तय करे कि बच्चे को क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। ये स्कूल नहीं तय करना चाहिए। इससे क्या होता है, स्कूल जो होता है अपने हिसाब से तय करता है, किताबें छपती है, उसमें कमीशन खाते हैं और बहुत महंगी फीस होती चली जा रही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, आजकल के बच्चे भी, माता पिता जो हैं अपने बच्चे को छोटा बड़ा नहीं सिखाते, ABCD सिखाते हैं, उसको 1 2 नहीं बताते हैं, उसको 1 2 बताते हैं, उसको 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 2 चौको 8 पहाड़ा नहीं बताते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 बताते हैं। ठीक है, उसको जो है हिंदी में कविता नहीं बताते कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, उसको बताते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो अंग्रेजी एक प्रकार से, अंग्रेजी में नाम बताओ बेटा, मैंगो बुलवाओ उनसे, आम नहीं बुलवाते हैं कि भाई ये आम है। अरे आम कहने में क्या खराबी भैया, मैंगो मैंगो चिल्वाते हो बच्चों से। ये कहो कि है पंखे को पंखा मत कहो, फैन कहो उसको।
अरे ऐसी ऐसी अजीब, किताब को किताब ना कहो, पुस्तक ना कहो, उसको बुक्स बोलो, बुक बोलो। अरे राम कहो। ये सब क्या है? ये सब थोपा गया है हम लोगों पर कि जो बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है वही बच्चा खास करके तेज है पढ़ने में, वही ब्रिलियंट है, वही टैलेंटेड है और वही जानकार है। बाकी सब दुनिया एकदम से बेकार है जो अंग्रेजी नहीं जानती है। अंग्रेजी जाने या ना जाने से मतलब क्या है? मात्र एक भाषा है अंग्रेजी और कुछ नहीं है। चाहे हिंदी जानो चाहे अंग्रेजी जानो, आजकल तो मशीनें हैं, आप चाहे जिस भाषा में बोलो मशीन तुरंत जिसको उसको कन्वर्ट करती है। तो कोई भाषा का हेर फेर नहीं रहा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आज भी वही मानसिकता हमारी युवा पीढ़ी पर एकदम से छपा है, पालिश उसमें लगी है। उसी पालिश को छुड़ाने का काम जो है अब चल रहा है और होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी पर ये पालिश चढ़ी होगी। आप लोगों को अगर चढ़ी है तो उतार लीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने से अगर आप ये सोचें कि हम राष्ट्रवादी हो जाएंगे या हिंदी पढ़ने से हम या हिंदी ना पढ़ने से हम बहुत बड़े मतलब अगर अंग्रेजी पढ़ने से हम बहुत तीरंदाज हो जाएंगे, बहुत पढ़ने में तेज हो जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा को या अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति किसने दी थी भाई? तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति दी थी मैकाले ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का आज्ञा पत्र कब बनाया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आज्ञा पत्र बनाया गया था ये 1813 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, छनने के सिद्धांत का प्रतिपादन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। छनने के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया है वो मैकाले के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मिशनरियों को सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के विस्तार की अनुमति दी गई, ऐसा मतलब कब किया गया? तो ऐसा किया गया था 1813 ईस्वी से ही। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1813 में आया था। ठीक है। एक प्रकार से क्या आया था 1813 ईस्वी में? ठीक है, वो आया था, क्या बोलते हैं, मैकाले के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है। 1813 का जो एक प्रकार से पत्र आया था, मैकाले का विवरण पत्र था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप जानते रहें। ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्धा शिक्षा योजना के संस्थापक कौन थे? बताने का प्रयास करेंगे भैया। वर्धा शिक्षा योजना के संस्थापक कौन थे? तो वर्धा शिक्षा योजना के संस्थापक मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न 2022 में पूछा गया है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? ये भी प्रश्न पूछा गया था, 1937 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गांधी जी के अतिरिक्त वर्धा योजना के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो गांधी जी के अतिरिक्त जो थे वो जाकिर हुसैन जो है इस योजना के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने कराई? तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की जो स्थापना कराई थी वो लॉर्ड कर्जन ने कराई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, वर्धा शिक्षा की विशेषता मतलब मुख्य विशेषता है, तो वर्धा शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वर्धा शिक्षा की मुख्य विशेषता है शिल्प द्वारा शिक्षा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये परिभाषा एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, शिक्षा शास्त्र अगर आप पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है शिक्षा की परिभाषा को लेकर के महात्मा गांधी जी का कथन है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है उसका विकास करना है, जिसका शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास की प्रक्रिया है। साक्षरता कोई शिक्षा नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है भाई? महात्मा गांधी जी का ही कथन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में निम्न कार्य को शामिल नहीं करना चाहिए। तो किस कार्य को शामिल नहीं करना चाहिए भैया? पूर्व प्राथमिक शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा को शामिल नहीं करना चाहिए। हाथ के कार्य और प्राकृतिक अध्ययन इन दोनों को शामिल करना चाहिए, जबकि कंप्यूटर शिक्षा को शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिलाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट नहीं किया जा सकता है? तो निवास स्थान की सुविधा, निःशुल्क प्रशिक्षण या द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम। द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो है इसी के द्वारा महिलाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट नहीं किया जाता है। बाकी निवास स्थान की सुविधा और निःशुल्क प्रशिक्षण से उनको एक प्रकार से आकर्षित किया सकता है, आकृष्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा,
डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी किस देश की निवासी थी? तो मेरिया मॉन्टेसरी जो थी वो इटली की निवासी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, विश्व के प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई थी, बताएं। तो विश्व के प्रथम पूर्व प्राथमिक विश्वविद्यालय की मतलब विद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो जर्मनी के ब्लैंकबर्ग नामक गांव में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, मनुष्य 4-5 वर्ष की आयु में जो बनना होता है बन जाता है, कथन किसका है? 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो मनुष्य 4-5 वर्ष की आयु में जो बनना होता है बन जाता है, ऐसा सिगमंड फ्रायड का कथन था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक शिक्षा तो माँ के गर्भ से शुरू होती है जब तक बच्चे की जिम्मेदारी संभालना आरंभ करती है। यह विचार किसका? यह प्रश्न भी पूछा गया था 2022 में। ये महात्मा गांधी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेच शब्द किस भाषा का शब्द है? तो क्रेच शब्द जो है किस भाषा का शब्द है भैया? क्रेच शब्द जो है जर्मनी का शब्द है, जर्मन भाषा का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन विद्यालय किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो किंडरगार्टन जो विद्यालय है वो फ्रॉबेल के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की है वह कितने वर्ष के आयु वर्गों या आयु वर्ग के शिशुओं की शिक्षा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की है वह जो है खास करके 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के शिशुओं की शिक्षा है। ऑप्शन नंबर इसका सी मतलब ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। एक बार शेयर करेंगे सभी लोग वीडियो को। चले जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से ECCE किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब ECCE का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ये ECCE का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन मतलब विस्तृत रूप है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है कि भाई ECCE किसका संक्षिप्त रूप है? तो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का संक्षिप्त रूप है। जबकि आपसे पूछेगा कि ECCE का विस्तृत रूप क्या है तो भी आप यही लगाएंगे, मतलब तो आप यही लगाएंगे। और ये पूछा गया कि ECCE जो है किसका संक्षिप्त रूप है? तो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का। आपसे पूछे ECCE का विस्तृत रूप कौन सा है? तो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ये इसका विस्तृत रूप है यानी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, NID का विस्तृत रूप है। NID का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो है ये NID का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति इनमें से जो थे श्री SS काजिम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य राममूर्ति समिति का मुख्य कार्य क्या था? तो आचार्य राममूर्ति समिति का जो मुख्य कार्य था वो था नवीन संशोधित नीति को प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? तो आचार्य राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करी थी 1990 में करी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में आचार्य राममूर्ति समिति का या के क्या सुझाव था या थे? बताएं। तो अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में आचार्य राममूर्ति के क्या सुझाव थे भाई? क्या सुझाव थे? बिल्कुल इनमें से खासकर देखिए, योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था, भावात्मक पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देना और ज्ञान कौशल और अभिरुचि को ध्यान में रखना, ये सब जो है आचार्य राममूर्ति समिति के सुझाव थे। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। उपयुक्त सभी, यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है तो उसको काट दीजिएगा, उपयुक्त सभी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आचार्य राममूर्ति समिति के कार्य क्षेत्रों में आप देखते हैं समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, सहभागी शैक्षिक व्यवस्था की स्थापना, व्यावसायिक और नौकरी अभिमुख शिक्षा, कार्य का सशक्तिकरण, इन सभी पर ध्यान दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? कोठारी कमीशन का गठन हुआ। कब हुआ कोठारी कमीशन का गठन भैया? 14 जुलाई 1964 को कोठारी कमीशन का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा आयोग ने कितने देशों के विशेषज्ञ थे? शिक्षा आयोग में लगभग 6 देशों के विशेषज्ञ थे।
ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली सुधार के सुझाव दिए थे। क्या सुझाव दिए थे भाई? शिक्षा आयोग ने जो परीक्षा प्रणाली के सुझाव दिए थे, जो मूल्यांकन की नवीन तकनीकी के बारे में बताया, आंतरिक मूल्यांकन पद्धति के बारे में बताया, मूल्यांकन और प्रश्नों पत्रों में सुधार के बारे में बताया था शिक्षा आयोग ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। कोठारी आयोग को ही शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था 2022 की परीक्षा में। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने संस्तुतियां दी माध्यमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए या उच्च शिक्षा के लिए, या फिर इस सभी के लिए। तो कोठारी आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों प्रकार की शिक्षा के लिए संस्तुतियां दी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोठारी आयोग ने कार्य संचालन की नियुक्ति की थी। बताएं, कोठारी आयोग ने कार्य संचालन की नियुक्ति की थी कार्य शक्ति दल के रूप में और कार्यकारी समूह के रूप में भी। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, उपरोक्त दोनों ही। अगला क्वेश्चन से कोठारी आयोग का शिक्षा में योगदान है। कोठारी आयोग का शिक्षा में क्या योगदान है भाई? कोठारी आयोग का शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा के लिए योगदान है, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी, और विश्वविद्यालय स्वायत्तता। कोठारी आयोग का शिक्षा में इन तीनों में योगदान है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलते रहें लगातार। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। ओके, चलें अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। बताएं भाई सभी लोग, पर करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। बताएं फटाफट से, कब की गई? तो ये की गई थी 4 नवंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और कई बार आया है, विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी पूछा गया। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा आयोग को कहा जाता है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को खास करके क्या कहा जाता है भैया? राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियार आयोग कहा जाता है। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है, ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी अगला प्रश्न आपका आ चुका है। राधा कृष्णन आयोग का लक्ष्य था। राधा कृष्णन आयोग का लक्ष्य क्या था भाई? शिक्षकों की गुणवत्ता, मतलब शिक्षकों में गुणवत्ता लाना, शिक्षण के स्तर को उठाना और उच्च शिक्षा में विकास करना। ये सभी उद्देश्य जो हैं राधा कृष्णन आयोग के थे, लक्ष्य थे। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। प्रश्न है, आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा में महत्व दिया। आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा में महत्व दिया। क्या महत्व दिया भाई? देखिए, चिकित्सा शिक्षा का विकास, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण का विकास, ये सभी महत्व एक प्रकार से खास करके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में इसके महत्व है ये। अगला प्रश्न, राधा कृष्णन आयोग के सदस्य जो थे वो कौन थे? तो राधा कृष्णन आयोग के सदस्य जो थे वो देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, LS मुदालियर और डॉक्टर ताराचंद, ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव जो दिया था वो किस विश्वविद्यालय, मतलब कि किस स्थापना का सुझाव किस, मतलब ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट एक प्रकार से ये प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा भी सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है, नए नए जुड़ रहे हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, एजुकेशन BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आप लोगों ने जान लिया, उससे अधिक प्रश्नों को समझा। थोड़ा सा और बचा हुआ उसको भी जान लें, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, 2-3 मिनट की क्लास और है, बाकी आप लोगों की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। अगला प्रश्न है, अपव्यय और अवरोध की समस्या थी प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर? तो ये प्राथमिक स्तर पर थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अपव्यय और अवरोध के कारण थे। क्या कारण थे भाई? इसका कारण था अधिकांश स्कूलों में एक ही शिक्षा है, इसीलिए शिक्षण पद्धति एवं प्राचीन, मतलब कि शिक्षा पद्धति प्राचीन है और मनोवैज्ञानिक है, इसीलिए अपव्यय यानी लोग छोड़ देते हैं, लोग एक प्रकार से फेल हो जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती है। और पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ये सभी कारणों से अपव्यय और अवरोध जो है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हारटांग आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कब प्रस्तुत की गई भाई? हारटांग आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी?
तो सितंबर 1929 में प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन का वर्णन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपव्यय और अवरोधन से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन का वर्णन किया गया है तो किस में किया गया भाई? ये हारटांग आयोग में इसका वर्णन विस्तार से किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है, हारटांग आयोग का गठन किया था, किसने किया था भाई? तो इसका गठन किया था साइमन आयोग ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अच्छा, हारटांग आयोग जो था 1929 में आया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जाना, समझा और परखा। इस प्रकार से आपने विस्तार से हर एक चीज़ों के बारे में जाना, हर एक प्रश्नों के बारे में समझा, और ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने आपको बताया। आपको बता दूं जैसे कि जो है प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है 1813 से लेकर के 1833 ईस्वी का जो एक शिक्षा को लेकर के आया था पत्र, उसी से रिलेटेड है। मैकाले का विवरण पत्र जो 1835 में आता है। वुड का घोषणा पत्र 1854 में आता है। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग भी कहा जाता है, 1882 ईस्वी में आता है। गोखले बिल जो है 1911 में आता है। सैंडलर आयोग 1917 में आता है। हारटांग आयोग 1929 में गठन होता है इसका। वर्धा शिक्षा योजना को बुनियादी शिक्षा या नई तालीम भी कहा जाता है। महात्मा गांधी इसके सर्वेसर्वा हैं। सार्जेंट योजना की बात की जाए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात की जाए, माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालेर आयोग कहते हैं, 1952-53 में आया। यह सब, इसके अलावा शिक्षा आयोग 1964 से 1966 में आया। शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसके बाद में आती है। फिर आचार्य मूर्ति समिति आती है 1990 में। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है 1992 में। फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आता है, और फिर उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आती है। और इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया था कि शिक्षा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में या भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो जिस प्रकार से चुनौतियां रही हैं और किस प्रकार से भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है, उन्हीं विकास से रिलेटेड उस कुछ परेशानी, चुनौतियों को सामना करते हुए मैंने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास किया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ओके, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।